एवरीवन, वेलकम टू ओनली ईपीएफओ। ये जो ईपीएफओ चैनल है ये स्पेसिफिकली ईपीएफओ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बनाया गया है। इस एक चैनल पे कंप्लीट ईपीएफओ एग्ज़ाम के सिलेबस को कवर किया जाएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ से रिलेटेड। इसी तरह जो जितने भी टॉपिक्स इस सिलेबस में हैं उन सब की सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई जाएंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिले। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम जाना चाहते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इस एग्ज़ाम का पैटर्न जो है उसमें रिटन एग्ज़ाम भी है और इंटरव्यू भी है और इसे कंडक्ट करवाया जा रहा है यूपीएससी के द्वारा। तो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि ईपीएफओ है क्या है। देखिए, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, नाम से ही पता चल रहा है कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई बॉडी है जो एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड को रेगुलेट या मैनेज करती है। ये जो बॉडी है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो जितने भी सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स मिल रहे हैं एम्प्लॉयज़ को उनको मैनेज या रेगुलेट करती है। एंड इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कि ईपीएफओ एक बॉडी है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एम्प्लॉय के जो सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट हैं जैसे कि प्रोविडेंट फंड उनको मैनेज और रेगुलेट करती है। एंड इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये जो सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट हैं जो एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं इनको मैनेज और रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने दो बॉडीज़ बनाई हैं। एक तो ईपीएफओ है और दूसरी है ईएसआईसी। ईएसआईसी जो है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसको भी हम इन डिटेल पढ़ेंगे जब हम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर जितनी भी बॉडीज़ हैं उनके बारे में जब फर्दर लेक्चर में पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। इस टाइम पे हमारा मेन मोटिव ईपीएफओ पे है। सो आई होप ईपीएफओ क्या है ये आपको समझ आया होगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हमने कहा कि ये एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एम्प्लॉयज़ के प्रोविडेंट फंड को रेगुलेट और मैनेज करती है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये प्रोविडेंट फंड क्या है, व्हाट इज़ दिस प्रोविडेंट फंड, राइट। ये प्रोविडेंट फंड क्या है? सो प्रोविडेंट फंड जो है हमें पता है कि जब एम्प्लॉय जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन की जो टर्म है उसके ख़त्म होने पे उस एम्प्लॉय को कुछ लंप सम अमाउंट मिलता है। वो जो लंप सम अमाउंट है उसे हम प्रोविडेंट फंड कहते हैं। प्रोविडेंट फंड जो है इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही कंट्रीब्यूशन करते हैं। मतलब कुछ कंट्रीब्यूशन जो है वो एम्प्लॉयर भी करेगा और एम्प्लॉय जो है वो भी कंट्रीब्यूशन करेगा। इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से एक फंड बनता है जिसे हम प्रोविडेंट फंड कहते हैं, राइट। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ठीक है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक फंड बन रहा है जो रिटायरमेंट के टाइम पे एम्प्लॉय को दिया जाएगा और इसको मैनेज और रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी है जिसको हम ईपीएफओ कहते हैं। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन फंड? प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, डिफरेंस है, प्रोविडेंट फंड में सिर्फ लंप सम अमाउंट आता है। जो भी लंप सम अमाउंट जो है हम एट द एंड ऑफ द पीरियड जो देते हैं एम्प्लॉय को, उस लंप सम अमाउंट को हम लोग कहते हैं प्रोविडेंट फंड। लेकिन पेंशन फंड में लंप सम अमाउंट के साथ साथ मंथली पेंशन भी आती है। आई होप द डिफरेंस इज क्लियर टू यू कि प्रोविडेंट फंड में सिर्फ लंप सम अमाउंट आता है जो टर्मिनेशन ऑफ द वर्क टर्म के टाइम पे एम्प्लॉय को मिलता है, लेकिन पेंशन फंड में लंप सम के साथ साथ मंथली पेंशन पेमेंट भी मिलती है। सो यही डिफरेंस है प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड के बीच में। प्रोविडेंट फंड में जो कंट्रीब्यूशन होती है उसका शेयर जो है वो एम्प्लॉय के पास, एम्प्लॉय भी उसमें कुछ शेयर करता है और कुछ एम्प्लॉयर भी करता है, राइट। एम्प्लॉय कितना करता है? 12% बेसिक प्लस डीए का, और एम्प्लॉयर जो है वो 8.33% बेसिक प्लस डीए का जो है वो वो 3.6
7% ऑफ बेसिक प्लस डीए का जो है वो प्रोविडेंट फंड में करता है एम्प्लॉयर, और 8.3% बेसिक और डीए का पेंशन फंड में करता है, और एम्प्लॉय जो है वो 12% डीए का प्रोविडेंट फंड में करता है, राइट। तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड में है, और एम्प्लॉयर का प्रोविडेंट फंड में तो है ही है, लेकिन पेंशन फंड में भी है, और पेंशन फंड में ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू प्रोविडेंट फंड। सो आई होप ये प्रोविडेंट फंड क्या है ये आपको क्लियर होगा। प्रोविडेंट फंड में किसका कंट्रीब्यूशन है, प्रोविडेंट फंड को कौन रेगुलेट एंड मैनेज करता है, प्रोविडेंट फंड पेंशन फंड से कैसे डिफरेंट है। आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक प्रोविडेंट फंड, जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है। इसी तरह पे कुछ और कंट्रीज़ हैं जहाँ पे डिफरेंट तरह के फंड्स होते हैं, जैसे कि सिंगापुर में है सेंट्रल प्रोविडेंट फंड, सिंगापुर में सेंट्रल प्रोविडेंट फंड है। इसी तरह मलेशिया में है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। ऐसे बहुत सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अलग अलग तरह के प्रोविडेंट फंड हैं। हमें सबके बारे में पता होना ज़रूरी नहीं है, बट हमें इतना पता होना चाहिए कि जैसे इंडिया में प्रोविडेंट फंड को मैनेज किया जाता है उसके लिए एक बॉडी है, इसी तरह जो अदर कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में उनमें भी प्रोविडेंट फंड की स्कीम है, और वहाँ पे भी मैनेज करने के लिए डिफरेंट बॉडीज़ हैं। अब ये जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है जो मैनेज कर रही है, ये 1952 में बनी, और इसका हेड क्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। ये जो बॉडी है ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर जो है ये आती है, लेकिन जितने भी डिसीजंस जो हैं, जो भी स्कीम्स या जो भी लॉस जो हैं इस बॉडी के अंडर बनाए जाते हैं, उनको जो मैनेज करता है, जो कंट्रोल करता है, जो टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है ईपीएफओ की, वो है सीबीटी, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। वही जितने भी डिसीजंस इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर लिए जाएंगे वो ये बॉडी डिसाइड करती है। नेक्स्ट आता है कि ईपीएफओ क्या एडमिनिस्टर करती है। तो जैसा हमने देखा प्रोविडेंट फंड जो एक बेसिक पेंशन स्कीम है, उसके अलावा जो डिसेबिलिटी या डेथ इंश्योरेंस स्कीम है, उसके अलावा ये मैनेज करती है सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट विद अदर कंट्री। जैसे करेंटली हमने 19 बायलैटरल एग्रीमेंट्स जो हैं वो साइन किए हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ। इसी तरह ईपीएफओ जो है ये इन कंट्रीज़ के साथ जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं उनको मैनेज करती है, विद इन द कंट्री भी करती है, एंड जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स हमने अदर कंट्रीज़ के साथ साइन किए हैं उनको भी मैनेज और रेगुलेट करती है। अब ये करंट में एक न्यूज़ थी कि मिनिमम डेथ इंश्योरेंस जो है उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है कि मिनिमम 2.5 लाख तो एम्प्लॉय को मिलेगा ही मिलेगा, और मैक्सिमम 7 लाख मिलेगा। देखिए अर्लियर जो था ये वो 2 लाख से लेके 6 लाख तक था। अब इसका टर्म जो है, अब इसकी जो अमाउंट है, जो क्वांटम है, वो इंक्रीज़ हो गया है 2.5 लाख से लेके 7 लाख तक। जो अर्लियर 2 से 6 था, अब 2.5 से 7 लाख हो गया है। नेक्स्ट एक नोट है कि जो सीबीटी है, जो टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है ईपीएफओ की, ये एस्टैब्लिश हुई थी एक एक्ट के अंडर। वो एक्ट कौन सा था? वो एक्ट था एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। इस एक्ट के अंडर ये स्टैट्यूटरी बॉडी सीबीटी जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया था। और 2014 से 1 अक्टूबर 2014 से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, एक अकाउंट नंबर हर एक एम्प्लॉय के लिए लॉन्च किया है जो लाइफ टाइम तक सेम रहेगा। यानी अगर एम्प्लॉयर जो है वो शिफ्ट होता है फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, तो ये जो नंबर है, ये नंबर जो है वो चेंज नहीं होगा। ये जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है ये सेम रहेगा, राइट। अब हम बात करें कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 1952 में बनी, लेकिन इसकी कुछ हिस्ट्री रही होगी, क्योंकि हमने देखा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो बहुत पहले आ गया था ब्रिटेन में, एंड इंडस्ट्रीज जो थी वो इंडिया में भी आई। उस टाइम पे भी एम्प्लॉयज़ थे। क्या उनके लिए कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स नहीं थी? और अगर थी तो कौन उन्हें मैनेज करता था? देखिए सबसे पहला एक्ट जो था वो 1925 में पास हुआ कुछ प्राइवेट कंसर्न्स के लिए, जिसका स्कोप बहुत लिमिटेड था। फाइनली रॉयल कमीशन ऑन लेबर ने स्ट्रेस्ड की कि हमें ज़रूरत है कि प्रोविडेंट फंड क्रिएट किया जाए इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए 1929 में। देन इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस बनती है 1948 में।
देखिए सारे स्टेप्स जो हैं वो आफ्टर इंडिपेंडेंस हुए। 1948 में इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस बनती है और वो प्रोविडेंट फंड क्रिएट करते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए। वो एग्री हो जाते हैं कि हम क्रिएट करेंगे। सो कोल माइन प्रोविडेंट फंड स्कीम जो है वो 1948 में लॉन्च होती है। अब क्योंकि ये स्कीम सक्सेसफुल रही तो डिमांड हुई दूसरी इंडस्ट्रीज में भी कि हमें भी एज सच एक प्रोविडेंट फंड स्कीम चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, या एम्प्लॉयज़ ने डिमांड की कि हमें भी ऐसी प्रोविडेंट फंड स्कीम चाहिए। सो 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक नॉन जस्टिसेबल डायरेक्शन देता है स्टेट को कि आप प्रोविडेंट फंड की क्रिएशन के लिए एक बॉडी बनाइए या प्रोविडेंट फंड क्रिएट कीजिए ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स मिल सके। तो सबसे पहले एक ऑर्डिनेंस आता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्डिनेंस। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, ये ऑर्डिनेंस है। ये जो है ये इफ़ेक्ट में आता है 15 नवंबर 1951 को। 15 नवंबर 1951 को जो है ये इफ़ेक्ट में आता है एंड देन इसको रिप्लेस किया जाता है एक एक्ट के द्वारा। पहले ऑर्डिनेंस आता है और फिर ऑर्डिनेंस को रिप्लेस किया जाता है एक एक्ट के द्वारा। और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट की सेक्शन 5 के अंडर एक स्कीम बनाई जाती है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम। ये एक्सटेंड होती है पूरे इंडिया में एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि हमें पता है कि उस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर में जो भी इंडिया में इम्प्लीमेंट होता था वो JNK में नहीं होता था। आर्टिकल 370 के अंडर उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन था और उसके अंडर हम कुछ भी ऐसा एक्सटेंड नहीं कर सकते थे जो कि JNK में भी इम्प्लीमेंट हो जब तक वहाँ की असेंबली पास ना कर दे। तो ये इम्प्लीमेंट हुआ पूरे इंडिया में एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर में, और ये फोर्स में आया 1 नवंबर 1952 में। देखिए ये 52 में आया है और ये जो था ये 51 में आ गया था इफेक्ट में। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये बॉडी बनाई गई और इस बॉडी की जो टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है CBT, वो जो है जितने भी डिसीजन जो हैं वो CBT ही लेती है। तो ये CBT का क्या स्ट्रक्चर है, कौन इस CBT के अंडर आता है, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की ऑर्गेनाइजेशन क्या है। देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी जो है ये एडमिनिस्टर जितनी भी स्कीम्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन की उसको एडमिनिस्टर किया जाता है, चाहे प्रोविडेंट फंड हो, पेंशन फंड हो, इंश्योरेंस स्कीम हो, कोई अदर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हो, उन सबको एडमिनिस्टर CBT के द्वारा किया जाता है। और इसको चेयर किया जाता है यूनियन लेबर मिनिस्टर के द्वारा। हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए कि CBT को कौन चेयर करता है, EPFO के CEO या प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ स्टेट या यूनियन लेबर मिनिस्टर, कौन इसे चेयर करता है। तो पता होना चाहिए कि यूनियन लेबर मिनिस्टर जो है वो CBT को चेयर करते हैं। प्रेजेंटली 3 स्कीम्स जो हैं वो इस एक्ट के अंडर ऑपरेशनल हैं। ये जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम जो है इसके अंडर 3 एक्ट्स आते हैं। फर्स्ट एक्ट जो है वो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952, सेकंड जो है वो है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, और थर्ड है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, वाई? बिकॉज इट रिप्लेसेस द फैमिली पेंशन स्कीम 1971 और इसको हम सेपरेटली भी पढ़ेंगे एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995। तो 3 स्कीम्स जो हैं वो आती हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम एंड एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। और ये जो CBT है इसकी जो स्ट्रक्चर है इसमें एक चेयरमैन है, एक वाइस चेयरमैन है, 5 सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, 15 स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं और 10 एम्प्लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, राइट। और अभी करंट में ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि CBT ने रिकमेंड किया है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है प्रोविडेंट फंड के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, जो भी इस फंड के सब्सक्राइबर हैं उनके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8.10% जो है उसको कर दिया गया है। अब स्ट्रक्चर क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का, ये जो EPFO है इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये एक बॉडी है पूरे इंडिया में जो है ये रेगुलेट कर रही है फंड्स को, तो कैसे ये ऑपरेट करती है। देखो सबसे ऊपर टॉप पे आते हैं जोन्स, 10 जोन्स हैं इंडिया में EPFO के। उसके बाद नीचे कुछ रीजनल ऑफिसेस हैं स्टेट में, सेंटर पे 10 जोन्स हैं, रीजन में
जो रीजनल ऑफिस हैं वो स्टेट में हैं। अब एक स्टेट में एक या एक से ज़्यादा रीजनल ऑफिस भी हो सकता है। जोन को जो है वो हेड किया जाता है एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के द्वारा, और रीजनल ऑफिस जो हैं जो स्टेट लेवल पे हैं इनको किया जाता है रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के द्वारा। ग्रेड 1 ऑफिसर जो होते हैं वो इन्हें हेड करते हैं। इसी तरह रीजन के नीचे सब रीजन्स आते हैं जिनको रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ग्रेड 2 के ऑफिसर्स जो हैं वो इन्हें हेड करते हैं। और लास्ट में आते हैं असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। ये जो APFC हैं ये असिस्ट करते हैं इनको, ताकि जितनी भी स्कीम्स वगैरह हैं उनका प्रॉपर एनफोर्समेंट या इम्प्लीमेंटेशन हो, और अगर कोई भी डिस्प्यूट्स होता है तो उसे रिड्रेस भी किया जाता है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर्स के द्वारा। राइट, सो एक इम्पॉर्टेंट नोट है, क्योंकि हम EPFO की तैयारी कर रहे हैं और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पता होना चाहिए कि EPFO जो है इसमें कितनी मैन पावर है, कौन सी बॉडी ने रिक्रूट करती है, और रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं। देखिए EPFO में 20,000 से ज़्यादा आज मैन पावर है, और जितने भी कमिश्नर्स हैं 815 प्लस कमिश्नर्स जो हैं 815 कमिश्नर्स जो हैं इन्हें UPSC ने रिक्रूट किया है, जो अभी वर्किंग है EPFO में। और रिसेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि इंटरेस्ट रेट को 8.10% कर दिया गया है CBT के द्वारा। एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो है वो लॉन्च किया गया है, जो एम्प्लॉयज़ के लिए सेम रहेगा थ्रू आउट लाइफ, नो मैटर कि वो कितनी जॉब्स में जा रहा है, एक से दूसरी में शिफ्ट कर रहा है या दूसरी से तीसरी में शिफ्ट कर रहा है, लेकिन वो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो है वो सेम रहेगा। ये 12 डिजिट का नंबर होता है और ये सेम रहेगा। राइट, एंड लास्ट जो मैंने आपको कहा था जिसे हम सेपरेटली पढ़ेंगे, एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995 में आई थी। इसने फैमिली पेंशन स्कीम को रिप्लेस किया था। ये भी कंट्रोल की जाती है EPFO के द्वारा। और इस स्कीम के अंडर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉय हैं, नाउ दिस टर्म इज इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनाइज सेक्टर, इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं आए हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉयज़ को पेंशन बेनिफिट मिलती हैं जब व्हेन दे अटेन द एज ऑफ 58। इस स्कीम के सेक्शन 6A के अंडर एक एक्ट बनाया गया था, एम्प्लॉय प्रोविडेंट ये स्कीम जो है ये सेक्शन 6A ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मैनेजमेंट एक्ट 1952 के अंडर बनाई गई थी, और इसमें अमेंडमेंट हुई 1995 में, क्योंकि पहले ये फैमिली पेंशन स्कीम था। नाउ इट चेंजेस टू एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम एंड इट इज मेड अंडर द सेक्शन 6A ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। नेक्स्ट आता है कि क्या चेंजेस, क्या अमेंडमेंट जो है वो इस स्कीम के अंडर हुई हैं। देखिए, सबसे पहले जो वेज सीलिंग थी उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है 6500 से 15,000 पर मंथ सितंबर 2014 से। दूसरा, मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये तो मिलेगी ही मिलेगी। और तीसरा, अगर कोई अपनी सर्विस के 15 साल पूरे कर लेता है, जैसे हमें पता है कि जो भी डिफेंस पर्सनल्स होते हैं अगर वो 15 साल पूरे करते हैं तो उनके बाद उनको पेंशन या रिटायरमेंट बेनिफिट्स, रिटायरमेंट के टाइम पे पेंशन बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये सारे ही जो प्रोविजंस हैं ये इस स्कीम के हैं, और यही लिखा गया इस स्कीम में कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको 58 के बाद जो है वो पेंशन बेनिफिट्स मिलेंगे, और उसके अलावा मिनिमम सर्विस पीरियड जो है वो बेनिफिट लेने के लिए 10 ईयर्स है, मिनिमम 10 साल होना ही चाहिए। और उसके अलावा एम्प्लॉय प्रोविडेंट स्कीम जो है उसमें 8.33% एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन रहेगी, बेसिक प्लस DA मिला के। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, अगर डेथ वगैरह होती है तो उनके बच्चे जो हैं या उनकी जो वाइफ हैं उनको जो है पेंशन बेनिफिट्स मिलेंगे, मंथली पेंशन बेनिफिट। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, जब वो 58 की एज को अटेन कर लेंगे उनके बाद उनको रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना टॉपिक जो है वो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेबर लॉस क्या है। लेबर लॉस को कंप्लीट करने के बाद हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो है उसके साथ डील करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा, अगर आपको समझ आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जितनी भी वीडियोस आएँ उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच।